नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। स्वराज सेहत में आज हम बात करेंगे चेस्ट से जुड़ी समस्या के बारे में। मध्य प्रदेश के मशहूर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर आशीष जैन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से सर्दी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही चेस्ट से जुड़ी छोटी और बड़ी समस्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का सिलसिला। ठंड के समय में इन्फेक्शन का प्रकोप बढ़ जाने से सर्दी खांसी की समस्या बहुत सामान्य होती है, इसलिए लोग इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन यदि खांसते समय आपके सीने में दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। खांसते समय में सीने में दर्द फेफड़ों में सूजन का भी नतीजा हो सकता है। फेफड़ों से छाती तक फैले कोशिकाओं की सतह फ्लू में होने के कारण इस बीमारी को मेडिकल भाषा में प्लूरेसी भी कहा जाता है। इसका दर्द खांसी के साथ सांस लेते वक्त भी हो सकता है। इस बीमारी के होने के पीछे के कुछ कारणों की वजह से कई बार यह बीमारी जानलेवा भी बन जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि वक्त पर इससे बचाव और उपचार के उपाय किए जाएं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया अक्सर प्लूरेसी का कारण बनते हैं। यह फ्लू या फंगस जैसे वायरस के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई गंभीर बीमारियों के फेफड़ों तक फैलने से यह रोग हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया ये रोग हो सकता है। मेसोथेलियोमा, तो हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस में डॉक्टर आशीष जैन जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आशीष जी, हम अक्सर देखते हैं कि ठंड के समय में खांसी की समस्या ज्यादातर बढ़ती है, लेकिन लोग इसे बहुत ही आम तौर पर ले लेते हैं, तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा एयरवे, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, जब उसको कहीं से इरिटेंट्स मिलते हैं या कहीं से ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं या कहीं से कोई ट्रिगर फैक्टर्स मिलते हैं, तो रिफ्लेक्सली विंड पाइप को लंग्स और एब्डोमेन मसल्स के साथ मिलकर उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको कफिंग, जो एक्सपेल्ड आउट करना, कफ आउट करना, उसको कफिंग बोलते हैं। हम लोग उसको खांसी बोलते हैं। तो खांसी तभी होगी या जब आपका एयरवे या विंड पाइप या श्वसन तंत्र इरिटेट होगा, एलर्जी से होगा, इन्फेक्शन से होगा या कोई फॉरेन मटेरियल से होगा। तो डेफिनेटली खांसी अपने आप में एक अलार्मिंग सिम्टम्स है, जिससे हमको रूट कॉज, मतलब क्यों खांसी चल रही है, किस लिए खांसी चल रही है और किस तरह की खांसी है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस मौसम में सबसे पहले जो इरिटेंट होते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, जो एक्सपोज्ड होता है वातावरण की हवा के लिए, जो कि इस वेदर में, इस मौसम में काफी ड्राई होती है। जब हवा ड्राई होती है तो वो आपकी स्किन, जैसे स्किन आपकी ड्राई होती है, वैसे ही आपके श्वसन तंत्र की कोशिकाएं, जिसको एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, जो कवरिंग लेयर होते हैं, वो ड्राई अप हो जाते हैं। तो उससे मॉइस्चर आपका सूख जाता है, जिससे खांसी होती है। जरा सा भी इरिटेशन अगर होता है, जरा सा भी इन्फेक्शन जरा सा भी होता है या एलर्जन टच करता है उस एपिथेलियल लेयर को, तो उससे खांसी होती है। तो इट मीन्स कि आपका श्वसन तंत्र एक्सपोज्ड है किसी इन्फेक्शन से, एलर्जी से या फॉरेन बॉडी से। तो खांसी को किसी भी कंडीशन में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खांसी एक लक्षण है, लेकिन यह लक्षण किसी बीमारी को इंगित या डिनोट करता है। तो खांसी अपने आप में एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको तुरंत ही इसके अगेंस्ट में या इसके साथ में आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। आशीष जी, अक्सर देखा जाता है जब हमें खांसी होती है तो खांसी के दौरान हमारे सीने में, फेफड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, मैंने बताया जिस तरह खांसी एक रिफ्लेक्स प्रक्रिया है। रिफ्लेक्स प्रक्रिया में फेफड़ा और पेट की मसल्स, जिसे मांसपेशियां बोलते हैं, वो एक फोर्स जनरेट करती है। फोर्स जनरेट करने से यदि आपका ऑब्स्ट्रक्शन, जो विंड पाइप है, जो कि नाक से लेकर आपके छाती तक शुरू होता है, इसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं,
वो यदि आपका इरिटेंट होता है तो दोनों छाती की मसल्स और पेट की मसल्स ताकत लगाती हैं और उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है तो इसमें मसल्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो वो एग्जॉस्ट मसल्स दर्द देती है, पेन क्रिएट करती है। तो हमेशा छाती के बाद खांसी के बाद छाती में एक जकड़न होगी, सीने में दर्द होगा और थोड़ा रेस्टलेसनेस होगा। इसमें पेशेंट हमेशा बोलता है चेस्ट अराउंड द बेल्ट अराउंड द चेस्ट, मीन्स की फेफड़े के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया है किसी ने, इस तरह की जकड़न होती है, इस तरह का दर्द होता है जो कि स्टैबिंग या स्क्विंग टाइप का होता है, जैसे कोई चो रहा है। तो ये दर्द तभी होता है जब आपकी मसल्स ओवरवर्क करती हैं। ओवरवर्क मतलब लगातार खांसने के कारण आपकी फेफड़े की मसल्स जो होती हैं, छाती की मसल्स होती है, वो सुस्त हो जाती हैं, इसलिए छाती में फिर दर्द शुरू होता है। तो ये दर्द भी कई तरह से होता है। नॉर्मली देखा गया कि दर्द को हमेशा हार्ट पेन की तरह लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन हमेशा जो सीने में उठने वाला दर्द हार्ट का हो ऐसा जरूरी नहीं, और हमेशा दर्द ना हो हार्ट का ये भी जरूरी नहीं। तो दर्द को भी आपको डिफरेंशिएट करना है। ये दर्द खांसने के बाद हो रहा है या धड़कनों के साथ हो रहा है या कुछ खाने के बाद हो रहा है, तो वो दर्द को भी डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी होता है। तो खांसी के साथ साथ दर्द, ये दोनों बड़े साइमल्टेनियसली या नेक टू नेक चलने वाले लक्षण हैं जो कि इस मौसम में बड़ा कॉमन पाया गया है। आशीष जी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए? देखिए, बचने का तो ऐसा है कि जैसे वेदर है, इस वेदर का क्या उपाय हो सकता है कि अपनी बॉडी को जितना हो सकता है प्रोटेक्ट करें कोल्ड से, जितना प्रोटेक्ट करें मॉइस्चर और जितना प्रोटेक्ट करें आपके पोल्यूशन से, जितना प्रोटेक्ट करें आपको स्मोक से या फॉग से या स्मोक से। जैसे देखा गया है खास तौर से कि भाई ठंड आती है काफी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने भी जो स्लम्स एरियाज होते हैं या लोग सोशो इकोनॉमिक एरियाज होते हैं वहां पर, और वो क्या करते हैं कि उस ठंड से बचने के लिए कंडे का धुआं करते हैं या लकड़ियां जलाकर एक कमरे में पैक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो धुआं होता है उस धुएं को... आशीष जी, हमारे साथ जयराम भोपाल से जुड़ चुके, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जयराम जी, आप सवाल करिए। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जयराम जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जयराम जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी जी जयराम जी, हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर, मुझे कोविड हुआ था जी। मुझे ये जानना है कि जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं उनकी ज्यादा संभावना हो गई कि मुझको? एक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व डिसीज थी, उसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कोविड हुआ तो क्योंकि फेफड़े का ही होगा, कई सिस्टम इन्वॉल्व हुए। यहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, जैसे हेयर फॉल होना या हेयर लॉस होना या आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मींस की आपकी बहुत तरह की प्रॉब्लम। तो लंग्स के साथ साथ जो साथ साइमल्टेनियसली काम करता है वो होता है अंग आपका हार्ट। क्योंकि कंडीशन ये थी कि ये जो बीमारी थी इसमें मुख्य समस्या क्या होती थी कि खून का थक्का बड़ी तेजी से बनता था। तो वो डेफिनेटली उस कंडीशन में यदि आपने कोविड होने के तकरीबन 6 से 11 महीने तक उसको रेगुलर फॉलोअप लिया है, रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट करवाए हुए हैं, रेगुलर एंडोस्कोपी करवाए हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे, अपना ब्लड प्रेशर, आपका सैचुरेशन लेवल, आपका हार्ट रेट और आपका लिपिड प्रोफाइल लेवल अगर आपने रेगुलर चेक किया है और वो रेगुलर नॉर्मल आता गया और आपकी वर्क एफिशिएंसी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो रूटीन एक्टिविटीज है वो आपकी कम नहीं होती है, आपकी नॉर्मल है या उससे बेटर हो रही है। इट मीन्स कि आपका हार्ट और लंग दोनों जुड़वा होकर काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, पॉसिबिलिटीज थी और पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखा जाए तो 10 से 11 महीने में हार्ट की प्रॉब्लम अपीयर होना शुरू हो जाती थी। अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें 30वें महीने में शुरू हो जाती थी और ये 11 महीने 12 महीने में काफी हद तक बढ़ गई थी। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम अब तक नहीं है
तो आपको सिर्फ रेगुलर नॉर्मल चेकअप करवा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मंथली ईसीजी करवाते रहे, क्वार्टरली या महीने साल में 3 बार या 4 बार, फिर इन्वेस्टिगेशन करवाते रहे और साल में 2 बार अपना एंडोस्कोपी अपना इको कार्डियोग्राफी बॉडी हार्ट का करवाते रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे आप आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं हार्ट से लेकर परेशानियों को। जी आशीष जी, हमारे साथ एक और कॉलर हर्ष ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, आपका क्या सवाल है? हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन जुड़े हुए हैं। जी हेलो सर, मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ हर्ष। सर मेरे गले में कफ का प्रॉब्लम रहता है हमेशा और गला बैठा बैठा रहता है। हर्ष जी, आप काम क्या करते हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ। देखिए क्या होता है कि वोकल अब्यूज, वॉइस अब्यूज बोलते हैं, खासतौर पर हम जब तक गले का इस्तेमाल करते हैं और हम उस गले को प्रॉपर सूथिंग नहीं करते हैं, या फिर पूरा आपकी लेयरिंग कवरिंग जो हम म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं उसको अगर आप मेंटेन नहीं रहती है तो उस कंडीशन में इरिटेशन हमेशा होता रहता है। तो जिस तरह की आप बात करते हैं उसको प्लगी स्प्यूटम बोलते हैं। प्लगी स्प्यूटम की एक टेंडेंसी होती है, काफी स्टिकी होता है, काफी चिपका हुआ होता है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार एफर्ट्स करने में कई बार वो ब्लड भी अपने साथ रिलीज करता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा आपने बताया कि आप गले में खराश रहती है, लेकिन आपको कभी क्या आपने ये नहीं बताया कि आपको बुखार रहता है क्या? आपको बुखार भी रहता है हर्ष जी? हेलो हर्ष जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कोई बात नहीं। ये आशीष जी, अपर रेस्पिरेटरी से वो लक्षण होते हैं। इसको प्रॉपर आप गार्गल करते रहे, सूथिंग एजेंट लेते रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वोकल रेस्ट। वोकल रेस्ट बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आप दिन में 2 घंटे के लिए कम से कम। आशीष जी, हमारे साथ एक और कॉलर विवेक इंदौर से जुड़ चुके हैं। जी विवेक जी, आपका क्या सवाल है? सर मैं जुकाम ज्यादा होता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। देखिए जुकाम अगर होता है तो ये डेफिनेटली एलर्जी के लक्षण होते हैं, जो 2 तरह की होती है। एक तो सीजन के हिसाब से होती है जो, और दूसरी 12 महीने होती है, जिसे पेरिनल एलर्जी राइनाइटिस बोलते हैं और एक सीजनल एलर्जी राइनाइटिस बोलते हैं। उस कंडीशन में आपको प्रॉपर आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। आपको अपने एलर्जेंस को डिटेक्ट करना है और अपना हिस्टोफिल काउंट और टोटल आईजी लेवल, स्पेशल जो टेस्ट होते हैं एलर्जी स्पेसिफिक आईजी, वो आपको करवाते रहना चाहिए। और अपने किसी एलर्जिस्ट जो एलर्जी स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और जुकाम जो भी हो रहा है, जैसे नेजल एलर्जी है उसके बारे में, और यदि आपको सांस से संबंधित एलर्जी के बाद जो सांस से संबंधित परेशानी होती है उनसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह निश्चित रूप से लेनी चाहिए। आशीष जी, हमारे साथ एक और कॉलर अरशद अली बैरागढ़ से जुड़ चुके हैं। अरशद जी, आपका क्या सवाल है? अरशद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। मैम मुझे मेरा सबसे सवाल था, मेरा सीने में ज्यादा जलन रहती है, एसिडिटिक प्रॉब्लम रहती है मुझे। अरशद जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हार्ट बर्न, जिसको एसिड प्रॉब्लम बोलते हैं, रिफ्लक्स खासतौर से एज के साथ बढ़ती है। यदि आपका तकरीबन 6 से 8 घंटे बैठने का काम होता है तो आपको थोड़ा रूटीन हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह की आप अपने हर 20 मिनट में तकरीबन 20 मिनट में 20 चक्कर, जैसे आप बोलते हैं, एक कुर्सी की लगा लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अपनी डाइट में कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। मैक्सिमम आपकी डाइट में फाइबर्स हो, आपकी मैक्सिमम जो डाइट हो वो फैट फ्री हो, लेस फैट हो, जिसमें मैदा कम हो, जिसमें बेसन कम हो, और आपका ऐसा डाइट प्लान हो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो बहुत समय तक पेट में ना रहे। खासतौर से रिफाइंड ऑयल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय रिफाइंड ऑयल को आप फिल्टर्ड ऑयल से चेंज करके देख सकते हैं। और यदि आपको बहुत ज्यादा हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है तो किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलकर आप एंडोस्कोपी प्लान कर सकते हैं। और जो भी इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेजिव में एंडोस्कोपी, जिसमें आपको अल्सरेशन अगर हो रहा है तो इजीली अर्ली केसेस में आप डायग्नोस कर सकते हैं। वो ज्यादा लीथल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हार्ट बर्न होता है तो इसको आप इग्नोर ना करें, और जो भी आपके समकक्ष डॉक्टर हैं उनसे आप निश्चित रूप से परामर्श लें। आशीष जी, हमारे साथ एक और कॉलर मयंक जबलपुर से जुड़ चुके हैं। मयंक जी, मेरा सवाल ये सर, मुझे लंबे टाइम से कफ की समस्या है। जी, ये कफ अगर खांसी के साथ आता है या फिर नहीं सर, खांसी नहीं, सिर्फ कफ लंबे टाइम से। कफ लंबे समय से, अगर आप समस्या नहीं है। धूम्रपान या जर्दी का सेवन करते हैं आप क्या? जी डेफिनेटली। ये कितने साल हो गए आपको करते हुए?
सर मोस्टली 7 to 8 years। 7-8 ईयर्स बहुत ही ड्यूरेशन होता है किसी भी सिस्टम को इरिटेट करने के लिए। तो ये आपको इरिटेंट है, डेफिनेटली इससे आपको तुरंत ही निजात पाना है तो आप सबसे पहले इनको खत्म करें, जो कि धूम्रपान या जर्दे का आप सेवन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको अगर आप छोड़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि विदिन 24 आवर्स आपके ये लक्षण जो है रिवर्ट होने शुरू हो जाते हैं। मीन्स की जो परेशानी होती है वो सही होना शुरू हो जाती है और अगले 9 से 12 महीने में आपके लक्षण तकरीबन 70 to 80% सही हो जाते हैं। जितने जल्दी हो सकता है आप धूम्रपान या जर्दे का सेवन बंद करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप रात को सोने से पहले तकरीबन 2 मिनट के लिए, अभी जो ठंड चल रही 2 मिनट के लिए स्टीम का इनहेलेशन करें और आप सुबह उठ के गरारे करने की आदत डालें और थोड़ा सा औंधा लेटकर नीचे किसी से थम्पिंग करने का बोले तो थोड़ा सा इससे आपका बलगम ढीला होगा, क्योंकि खांसी के बिना अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चिपका हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है आप स्टीम भाप लेने के बाद यदि बिस्तर में औंधा लेट के थोड़ा सा गहरी गहरी सांस लेंगे तो निकलने की संभावना ज्यादा अच्छी होती है। और एक्सरे करवाइए और हमें फेफड़े की कंप्यूटर से जांच करवाइए, जिसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, रेस्पिरेटरी रेस्पिरोमीटर जिसको हम बोलते हैं। हमारे साथ राजेश खंडवा से भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका क्या सवाल है? हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब पिछले कुछ समय से मम्मी की तबीयत मेरी थोड़ी ज़्यादा खराब रहती है और 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुकी है। डॉक्टर का ये कहना है कि ऑक्सीजन वो ठीक तरीके से नहीं लेती है और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक तरीके से नहीं छोड़ पाती। 2 बार इसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे भी रही हैं। हमें अब क्या करना चाहिए ताकि ये दोबारा जो स्थिति है वो पैदा ना हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तरीके से वो जो है छोड़ सके? फर्स्ट ऑफ ऑल की आपकी मदर की एज क्या है? डॉक्टर साहब 67 ईयर्स ओल्ड है। 67। उनका वजन कितना है? लगभग 50 kg। 50 kg जी। अच्छा, और थायराइड वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह? तो बीपी की उनको दिक्कत है और साथ में उनको किडनी में भी प्रॉब्लम है और लंग्स में भी उनके साथ जो प्रॉब्लम, हम 2 बार कोविड हो चुका उसके वजह से लंग्स में कोविड जो है प्रॉब्लम हो रही है और लीवर में भी उनको सिस्ट है। तो राजेश जी मैं बहुत सिंपल सा इलाज बताता हूँ आपको, क्योंकि ये आपने प्रतिशत बताई है। ये इसको मैं समझाता हूँ कि आपके हार्ट जो खून का हिस्सा निकलता है वो एक साथ नहीं निकलता, वो मतलब एक जगह नहीं जाता, वो 3 जगह जाता है। एक थर्ड हिस्सा जाता है फेफड़े में, 1/3 जाता है किडनी में, 1/3 जाता है आपका पूरे शरीर में। तो 2/3 हिस्सा आपका फेफड़ा और किडनी ले जाते हैं और 1/3 हिस्सा, क्योंकि आपने बोला तो किडनी की प्रॉब्लम भी है और एक आपको बोला आपको लंग्स में भी 2 बार कोविड हो चुका है मतलब माता जी को। तो डीकम्पनसेशन है, जो प्रॉपर जो आउटपुट जो बोलता है हार्ट का, जो एक हिस्सा आपको फेफड़े में जाना चाहिए और एक हिस्सा आपको किडनी में जाना चाहिए, दोनों प्रॉपर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या करिएगा, सबसे पहले जो टेस्ट करवाइएगा वो करवाइए आपका स्लीप स्टडी या पॉलीसोनोग्राफ। इसमें क्या होगा कि आपके लंग्स की कितनी डिमांड है, कितना प्रेशर से आपको उनको लंग्स को जरूरत है, इसमें स्लीप स्टडी में आपको क्लियर पता लगेगी। अपनिया हाइपोपनिया स्केल्स होंगे उसमें, और उसमें आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि कब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है उनको। दूसरा, आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन डिवाइसेस आपके घर में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हाइपोक्सिक कंडीशन रहेगी, ऑक्सीजन जितना कम रहेगा उतना मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना। तो बेटर है कि आप पहले स्लीप स्टडी करवाने के बाद और उनको शुरू करें जल्दी से जल्दी आपका नॉन वेजिव वेंटिलेशन, जिसको हम सीपैप या बाईपैप बोलते हैं। आशीष जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि सर्दी के मौसम में हम देखते हैं लगातार खांसी की समस्या बढ़ जाती है, सीने में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, तो इसमें किस प्रकार से हमें सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहना चाहिए? देखिए, सर्दी के मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत कम होती है। हम अपनी घर से बहुत कम जो होता है एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखें, और एक्टिव रखने से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट को खास तौर से रखें, क्योंकि खाने में थोड़ा ज्यादा आता है तो हम थोड़ा वेट गेन भी करते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न उस समय सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि आप ठंड से जितना हो सके बचिएगा। पॉल्यूटेंट्स जैसे एलर्जेंस होते हैं उनसे आप बचकर रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि आप अस्थमा या किसी और तरह की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उनसे आप उनको हमेशा नियमित रूप से लेते रहें।
उनको आप नियमित रूप से किसी भी कंडीशन बंद ना करें, चाहे आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, चाहे आप अस्थमा की दवाई ले रहे हैं, या कोई एलर्जी की दवाई ले रहे हैं, या आपका डायबिटीज वगैरह की मेडिसिन चल रही है, तो इनको किसी भी कंडीशन में आपको बंद नहीं करना है। आशीष जी, और मेरा एक और सवाल है, हम जैसे आमतौर पर खबरों में भी देखते हैं, सुनते हैं कि आजकल हार्ट अटैक की समस्या लोगों में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग शादी महोत्सव में जाते, डांस करते हुए अटैक आ रहा है, जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आ रहे हैं, तो क्या दौर है? और ज्यादातर देखा जाता है कि नए युवाओं में ये समस्या ज्यादातर देखी जा रही है, तो क्या वजह है कि इतनी कम एज में हार्ट अटैक के मामले इतने सामने आ रहे हैं? देखिए क्या है, लाइफ स्टाइल जिस तरह से बदल रही है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी डाइट मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग व्हीट यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हीट जो हमारी कभी स्टेपल डाइट नहीं हुआ करती थी। व्हीट जो हम लोग कभी भी, हम चाहे अपने पुराने जमाने की या ग्रंथों की बात करें, तो हमेशा धान, जौ, जई, बाजरा का जिक्र करते थे। लेकिन कल्चर में हम सबसे ज्यादा व्हीट यूज कर रहे हैं, और व्हीट भी जहां तक है, हम अगर पूरे गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं देखा गया है कि आजकल मैदे का प्रचलन काफी ज्यादा हो गया है, जिसको 3 वाइट पॉइजन बोलते हैं अपनी भाषा में, मेडिकल टर्म में बोलते हैं वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा यदि नमक का सेवन करते हैं, शक्कर का सेवन करते हैं और मैदे का सेवन करते हैं बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप शौकिया तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इन सब चीजों का सेवन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक ट्रांस फैटी एसिड्स होता है, एक आपका सिस फॉर्म में होता है। तो ट्रांस फैटी एसिड धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी हम मैदे वाला खाना खाते हैं वो प्रिजर्वेटिव फूड्स के अंदर ही बनता है। चाहे हम ब्रेड की बात करें, चाहे पिज्जा की बात करें, चाहे बर्गर की बात करें, चाहे कोई चाइनीज मंचूरियन बर्गर, जितने भी ज्यादा आपके आते हैं मैदा की बेस्ड फूड्स आते हैं, वो सब ट्रांस फैटी एसिड से युक्त होते हैं। जी आशीष जी, हमारे साथ गुना से नेहा जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका क्या सवाल है? हमारे साथ डॉक्टर आशीष सज्जा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि ये मौसम होता है, अक्सर जब ठंड आती है तो मेरे ना गले में जैसे खराश हमेशा बनी रहती है ठंड, और इसको लेकर मेरे सर दर्द में भी काफ़ी दर्द रहता है। क्योंकि मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, तो मुझे इस ठंड में क्या ऐसा करूँ कि इन सब चीज़ों से बच पाऊँ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यदि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और कंडीशन रहता है, तो आपको 3 सिम्टम्स होते हैं, नेजल, ऑरल, ऑक्यूलर। 3 सिम्टम्स होते हैं, नेजल, ऑरल, ऑक्यूलर। नेजल का मतलब होता है नाक, और ऑक्यूलर का मतलब होता है आपकी आईज, और ऑरल का मतलब कान। ये तीनों सिस्टम जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। और आपको माइग्रेन, इतनी सी कहीं ना कहीं आपको साइनसेस वगैरह भी चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम कनेक्ट होता है। क्योंकि आपने बोला माइग्रेन है, तो माइग्रेन इजीली डायग्नोज डिसीज अपने आप में भी नहीं है। तो आपने कभी अपने साइनस चेक करवाए हुए हैं, या कहीं किसी चीज से एलर्जिक है, जो आपको सोर्स ऑफ एलर्जी हो, तो उसका भी आप हमेशा चेक करवाइएगा। साइनस की जांच अक्सर भाप लेने की भी सलाह दी जाती है कि साइनस है तो भाप पी दी जाए तो शायद उससे ठीक हो, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे। नहीं, देखिए यदि साइनस है 2 तरह से हो गया है, तो ये है कि लिक्विफाई है, दूसरा ये है कि सॉलिडिफॉर्म है। यदि साइनस है और बड़ा मुश्किल है उसका रिजॉल्व होना है, तो आप एक जो प्रोसीजर होती है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जी, उसकी तरफ जाइएगा। सीटी स्कैन पैरानेजल साइनस का आप करवा के रखिएगा जी, थैंक यू, डॉक्टर की सलाह के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी ऐसी दुर्गंध से या महक से या पराग कण से दूर रहना जिससे आप एलर्जिक हो सकते हैं। चलिए, आपके बिल्कुल सलाह का ख्याल रखो। आशीष जी, हमारे साथ इटावा से रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका क्या सवाल है? सर, मेरे गले में खराश सी रहती है, बहुत दर्द सा होता है। रोहित, ज्यादा वगैरह सेवन तो नहीं करते कहीं आप? सर मतलब 4-5 बार दिन में हो जाता है। अच्छा, तो देखिए यदि आप जर्दे का सेवन करते हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो कमर्शियली या मेडिकली कुछ निकोटिन पैचेस अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको डॉक्टर की सलाह के बाद मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। ये एक तरीका होता है जिसमें हम मरीज को जर्दा छोड़ने के लिए सलाह देते हैं कि आपको छोड़ने के लिए हम थोड़ी मदद करते हैं कि आप इससे आप जर्दा छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इरिटेंट होता है। जो दुनिया में एक ही प्लांट ऐसा जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो है टोबैको प्लांट। ये बहुत इरिटेंट होता है, बहुत एलर्जिक होता है, और आपकी जो गले की झिल्ली होती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको पहले जर्दे का सेवन छोड़ बंद करना है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसके लिए तो रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, आप
वो मार्केट में डॉक्टर की सलाह के बाद उपलब्ध होती है, आप वो उसका सेवन कर सकते हैं। और अपने गले को हमेशा साफ रखें। सूथिंग एजेंट जिसको हम जैसे बोलते हैं, जैसे गला थोड़ा साफ रहता है, वो डॉक्टर की सलाह के बाद वो डॉक्टर जो आपको लिखेंगे वो सूथिंग एजेंट्स आप ले सकते हैं। इसमें सबसे जो लॉजेंजेस होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं मार्केट में डेक्स्ट्रोमेथासोन के, वो आप डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं। ठीक है। बाकी घरेलू उपचार में आप हल्दी, तुलसी, अदरक, काली मिर्च इन सबको पीस के एक छोटा सा बना के दिन में 3 से 4 बार सेवन कर सकते हैं। आशीष जी, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि गले में सूजन आ जाती है, अगर अब ठंडा कुछ खा लेते हैं तो गले में सूजन की समस्या ज्यादा बन जाती है। देखिए क्या होता है, एक्सट्रीम कुछ भी अच्छा नहीं है। या बहुत ज्यादा अगर ठंडा खा रहे हैं या बहुत ज्यादा अगर गर्म खा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है। उस समय आपके गले में थोड़ा सूजन आ सकती है, जिसको हम रिफ्लेक्सली बोलते हैं। रिफ्लेक्सली आपका लीवर जो फेफड़े का या खाने की नली होती है थोड़ी सिकुड़ जाती है और उसका थोड़ा सा आपको स्वेलिंग फील होती है। तो ये लोकल इडीमा बोलते हैं, लोकल इन्फ्लामेशन बोलते हैं। लोकल इरिटेशन के बाद जो इन्फ्लामेशन या आपकी स्वेलिंग होती है वो लोकली होती है, जो कि थोड़ी देर सबसाइड हो जाती है। तो आपको हमेशा अपनी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे चीजें लेनी, जैसे आप ल्यूकवार्म कोसा जिसको हम बोलते हैं, ल्यूकवार्म चीजें ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। आशीष जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे स्वराज सेहत, हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन जुड़े हुए थे। और मेरा दर्शकों से यही अनुरोध है कि सर्दी में खांसी की समस्या ज्यादातर बनती है तो इसको नजरअंदाज ना करें। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।